C4, C2, C1। क्या C1? हाँ सर C4 नहीं, C4 नहीं सर, C5 सर। C5। C4 तो सिंपल क्वेश्चन है, के इफेक्टिव निकाल के सोल्व करना है ना, कराया था ऐसा मैंने हाँ क्लास। हाँ देन सर। C5 भी सिंपल है, के इफेक्टिव निकालना है इसमें। देन D2, D2। देन सर ये कंपाउंड पेंडुलम क्या रहता है? E1 सर कंपाउंड पेंडुलम हाँ, मतलब। ये अभी नहीं करना है, ये हम रोटेशनल मोशन पढ़ने के बाद इसको सोल्व करेंगे, ये अभी रहने दो। मैंने बोला था ना, ये सब नहीं करना है ना, सेक्शन ही रहने सर दो। तो D4। D4। देन सेक्शन F में सर सुपरपोजिशन मतलब क्या? पढ़ा था ना हमने लास्ट में, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। सर डैम्ड के पहले या डैम्ड के बाद? नहीं आ रहा था सर जी, सेक्शन सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ SHM। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। आवाज आ सर रही है मतलब मेरी? सर मतलब डैम्ड के बाद वाला ना? हाँ। अगर तो मैं नहीं था। सेक्शन F, सेक्शन E। G1। D1 बोल रहे हो क्या? सर G1, G2, G3। G1। G1। सर G2 और G3। G2, G3। देन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2। फोर्थ। 4। देन 6, 7, 6, 7, फाइव। 5। देन टेन 10। 10 10। देन 15। 15। देन 13, क्या? 13 and 14। 13 and 14। 12th। 12th। देन ये तो सारे हो गए लगभग। इसके बाद सर यूट्यूब पे आप जिस पे डालते हो चैनल का नाम क्या है? संदीप शर्मा। डाउट बताओ। हो गया? सर आगे। हम्म। सर सर 17। 17th। इसके बाद
Next page. हाँ, नेक्स्ट पेज। इसमें क्या डाउट है? नेक्स्ट इसमें पार्ट 3 सर, ब्लैक एक्सरसाइज 3। पार्ट 3, एक्सरसाइज 3। हाँ एक्सरसाइज 3 बोल रहा हूँ सर, पार्ट 3। हाँ, क्या डाउट है इसमें? उसमें 9, 6, 7 और पीछे है। हम्म उसके बाद आगे आगे आगे। ये फोर्स्ड ऑक्सीलेशन वाले भी छोड़ दो अभी। ये फोर्स्ड ऑक्सीलेशन के हैं ये। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन अभी छोड़ दो। फोर्स्ड ऑक्सीलेशन जो है ना, ये भी छोड़ दो। ठीक है। अच्छा सर। देन 13, 13, Sir, 12th. 12th, देन 17, 17th, देन 14, 14, सर 19 वाला भी फोर्स्ड ऑक्सीलेशन का है क्या? नहीं, ये नहीं है। देन 25, 26 ग्राफ 26। देन 25 बोला सर। 26 हो गया ना? 25, 25th, देन इधर तक ही किया है सर। आगे और कोई? इसके आगे किया है किसी ने? Sir, 4th. 4th, ये वाला भी नहीं करना है ना? ये रोटेशनल मोशन वाला है। ये भी नहीं करना है, इसमें रोटेशनल मोशन होगा। मतलब 3 अभी नहीं करना है। Sir, first. फर्स्ट 3 नहीं, ये कौन सा है? ये कंप्रेंशन। ये नहीं करना, ये नहीं करना अभी। 4th कंप्रेंशन वाला नहीं करना है। फर्स्ट के बाद जल्दी बताओ, इतना टाइम लगेगा? आधा घंटा क्वेश्चन बताने में लग जाएगा क्या? हो गया? करें डिस्कस? Yes, sir.
A5 two SHMs are represented by, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना मैंने, दो SHM है, इनके बीच में फेज डिफरेंस बताना है। इनके बीच में क्या बताना है? फेज डिफरेंस। तो लास्ट लेक्चर नहीं है तो स्टार्टिंग का ये फेज डिफरेंस बताना है इनके बीच में। तो ये साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है। SHM की इक्वेशन क्या होती है? x या y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये होती है ना। तो ये तो साइन की फॉर्म में लिखी हुई है, बट ये साइन की फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो। साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा इसको मैं? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखूंगा ना। हाँ हाँ सर। अब देखो इसका फेज देखो कितना है, इसका फेज है सर ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ सर साइन cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा ना सर, तो पाई बाय टू साइन माइनस साइन 90 प्लस थीटा भी तो कोस थीटा होता है। हाँ ओके। तो प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका ओके फेज सर। देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, ये पाई बाई टू का है कि नहीं है? तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय टू। पाई बाई टू। देन A6 क्या है? द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो पूरे टाइम पीरियड में मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, है ना, फिर वापस पीछे आया, फिर वापस यहाँ आ गया। तो जब शुरू हुआ था तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी? ए ओमेगा थी। मान लो मीन पोजीशन से शुरू हुआ, फिर वापस मीन पोजीशन पर ही आ गया ना, तो फिर से कितनी होगी? ए ओमेगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है एक पूरे टाइम पीरियड में, है कि नहीं है? पार्टिकल मान लो मीन पोजीशन से राइट में गया तो ए ओमेगा रहती ना मीन पोजीशन पर, फिर वापस पूरा एक टाइम पीरियड के बाद वापस यहीं आ जाएगा, तो फिर से कितनी हो जाएगी? ए ओमेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? 0। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, ठीक है। देन A7 ए पार्टिकल मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू, ये किसकी इक्वेशन है? SHM की है ना। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड। अब देखो अगर इसमें ऐसा लिखा होता x इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड होता है a प्लस बी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता? ए प्लस बी होता। बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? x इक्वल टू a प्लस ये b अलग है, b साइन ओमेगा टी, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा ये b। तो ये a क्या है? ये तो मीन पोजीशन से शिफ्ट हो गया है। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई ये मीन पोजीशन? a से। मतलब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ तो ये x एक्सिस, ये x की वैल्यू, x वर्सेस t ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ रुको यहाँ पे जगह कम है, दूसरे पेज पे बनाता हूँ। यहाँ पे a का क्या मीनिंग है? अगर देखो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कैसा बनता? ऐसा हार्मोनिक बनता है ना। और एम्पलीट्यूड क्या होता? ये b होता और ये माइनस b होता। समझ में आया क्या? बट इक्वेशन है x इक्वल टू a प्लस b साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ यहाँ इस वाली लाइन पर बनेगा। x ये वाला ग्राफ बना था x इक्वल टू 0 पर, ये वाला बनेगा, ये डिस्टेंस है a, इस पर ये ग्राफ बनेगा ऐसे। समझ में आया? तो एम्पलीट्यूड तो ये b है ना, इसका एम्पलीट्यूड तो समझ में आया दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। यस सर। देन सर अगर a प्लस बी होता तो
क्या a प्लस बी? अगर एम्पलीट्यूड a प्लस बी होता तो फिर ऐसा ग्राफ बनता। ये कब बनता? जब ऐसी इक्वेशन होती। समझ में आया? यस सर। इसमें देखो t इक्वल टू 0 पर x कितना है? 0, इसलिए 0 से शुरू हुआ। इसमें देखो t इक्वल टू 0 पर x कितना है? a, इसलिए a से शुरू हुआ। समझ में आया? हाँ। Then A9. A particle is executing simple harmonic motion Hello, sir. हाँ सर। नेट चला गया था। कौन सा क्वेश्चन करना था? 9th. A particle is executing simple harmonic motion of amplitude a at a distance x from the center. एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है A9। उसका एम्पलीट्यूड कितना है? a, ये a, ये माइनस a, ये मीन पोजीशन। ठीक है। At a distance x from the center, particle moving towards the extreme position receives a blow in the direction of motion which instantaneously doubles the velocity. जब पार्टिकल यहाँ था x डिस्टेंस पर, तो मान लो इसकी वेलोसिटी थी v, ये क्या हो गई? सडनली डबल हो गई 2v। कितनी हो गई? एकदम से डबल हो गई। तो डबल होने से इसका एम्पलीट्यूड जो पहले a था, अब ये ज्यादा हो जाएगा ना, थोड़ा a डैश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ। तो हमसे क्या पूछा है आगे? इट्स न्यू एम्पलीट्यूड विल बी, इसका नया एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो जब पहले x डिस्टेंस पर v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला। किसी भी डिस्टेंस x पर v और x का रिलेशन पता है ना? मैंने बोला था ना 6 इक्वेशंस पता होनी चाहिए, उसमें से एक है ना? यस सर। हाँ। तो a क्या है? पुराना वाला एम्पलीट्यूड। अब नया वाला एम्पलीट्यूड मान लो हो गया a डैश। कितना हो गया? a डैश। और इस x डिस्टेंस पर अब स्पीड कितनी हो गई? 2v। तो मैं दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा? 2v इज इक्वल टू ओमेगा a डैश का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, सेम इक्वेशन लिखी है मैंने अब इस वाले एम्पलीट्यूड के हिसाब से। अब यहाँ x डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी लिखूंगा? 2v। और एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखूंगा? a डैश। इन दोनों को सोल्व कर लो, a डैश आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। देन B3 क्या है? A point particle of mass 0.1 kg। मास कितना है?
मास है 0.1 kg, is executing SHM of amplitude, एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर। जो गिवन है लिखते जाओ। When the particle passes through the mean position, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन गिवन है, कितनी है? 8 × 10⁻⁻⁻⁻ 8 × 10⁻³ जूल। और मीन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम, ये होती है ना। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है मीन पोजीशन पर? ए ओमेगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर ये ए ओमेगा पुट कर सकते हैं हम, है ना। हाँ सर। हाँ The equation of motion of this particle when the initial phase of the oscillation is 45 degree. इनिशियल फेज 45 डिग्री, तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? x = a sin ओमेगा t प्लस π/4, ये लिख सकता हूँ ना। पाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? इनिशियल फेज π/4 है ना। a मुझे पता है, ओमेगा मुझे निकालना है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ओमेगा यहाँ से निकलेगा इस वाली इक्वेशन से। हाफ m की जगह क्या लिखूं मैं? 0.1। v max की जगह क्या लिखूं मैं? a² ओमेगा² इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ है ना। ये वाली इक्वेशन समझ में आया? यस सर। तो यहां से a की वैल्यू पुट करो, ओमेगा आएगा, वो ओमेगा को यहाँ पुट कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0.1। समझ में आया? यस सर। Then B4, the average energy in one time period in simple harmonic motion is। एवरेज एनर्जी क्या होती है इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन? एवरेज एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी। एवरेज एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ k² होती है ना। ये कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। हाँ सर। तो कांस्टेंट का एवरेज भी यही होगा ना। जो चीज कांस्टेंट है उसका एवरेज क्या आता है? वही आता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। तो आंसर क्या आएगा? हाफ k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा होता है √k/m, तो k क्या होगा? m ओमेगा², तो हाफ m ओमेगा² a²। ये आएगा ना आंसर। समझ में आया? यस सर। B5, ये B5 को एज ए स्टेटमेंट तुम अपने नोटबुक में भी लिख लेना। इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी v, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी पता है ना? इतनी फ्रीक्वेंसी है तो द फ्रीक्वेंसी विद विच द काइनेटिक एनर्जी ऑक्सिलेट्स। मुझे बताओ, एक ऑक्सिलेशन में काइनेटिक एनर्जी की सेम वैल्यू कितनी बार आती है? एक ऑक्सिलेशन में काइनेटिक एनर्जी की सेम वैल्यू कितनी बार आती है? 2 बार आती है ना। 2। हाँ, डबल बार आती है ना। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की भी 2 बार आती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया? यस हमने सर। ग्राफ बनाया था ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का था। 2 बार आ रही है ना हर चीज। ये देखो, ये 2 बार आ रही है, ये 2 बार आ रही है, हर वैल्यू 2 बार आ रही है। ये काइनेटिक एनर्जी का था, 2 बार आ रही है हर बार। समझ में आया? हाँ सर। Then C1, a force of 6.4 Newton stretches a vertical spring by, फोर्स कितना है?
6.4 न्यूटन। स्ट्रेचेस ए वर्टिकल स्प्रिंग बाई x, कितना स्ट्रेच हुआ 0.1 मीटर। हमें पता है F इज इक्वल टू होता है kx, तो इससे k निकल जाएगा, है ना। Then the mass that must be suspended from the spring so that it oscillates with a time period of pi/4 second। टाइम पीरियड दिया है pi/4 सेकंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, निकाल लो। k कितना आएगा, f अपॉन x 6.4 अपॉन 0.1 मतलब 64 आएगा। तो इसमें पुट करो, pi/4 इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन 64। पाई से पाई कैंसिल, तो ये 1/4 या दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 4 इंटू m/64। ये 4 टाइम्स, ये 4 से 4 कैंसिल, m कितना आएगा 1 kg। समझ में आया, समझ में आ गया। k निकाला और उसमें टाइम पीरियड के फॉर्मूले, k निकाल के टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करना है ना इसमें। हाँ सर। देन C2, ये सब क्लास के क्वेश्चन से सारे। A spring mass system oscillates with a frequency v। फ्रीक्वेंसी कितनी है v। If it is taken in an elevator slowly accelerating upward, the frequency will, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या, टाइम पीरियड चेंज होगा क्या। अगर मैं एक एलिवेटर में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हैंग कर दूं, इसका टाइम पीरियड चेंज होगा क्या। नहीं, मैंने बोला था ना टाइम पीरियड सेम रहता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। हाँ ओनली हाँ मीन सर। पोजीशन शिफ्ट हो जाती, इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, बाकी टाइम पीरियड तो वही रहता है, सेम रहता है। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो लिफ्ट में कांस्टेंट फोर्स ही तो लगेगा। समझ में आया। सर, तो इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, फोर्स चेंज मीन होता है ना। पोजीशन, मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ। जैसे अगर तुमने हाँ ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तो मीन पोजीशन कहाँ है, नेचुरल लेंथ पर ही है ना। यस बट एक सर। कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो मीन पोजीशन कहीं और हो जाएगी। समझ में आया। हाँ तो पहले ये SHM या इसके अलोंग कर रहा था, अब ये इसके अलोंग करेगा। समझ में आया। ओके। सो टाइम हाँ पीरियड वही सर। रहेगा, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। तो टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, यस। है ना। देन a spring mass system oscillates C2 with a frequency v। C2 तो हो सर गया, कर लिया ना। C2 हो गया। C4, इसमें क्या पूछा है हमसे, फ्रीक्वेंसी पूछा है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2 पाई अंडर रूट k/m या k इफेक्टिव। यहाँ पे k इफेक्टिव निकालना पड़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो इन दोनों का k इफेक्टिव कितना हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाती है 3k, है ना। अरे इसमें तो बोलो। यस सर। हाँ सर। उन दोनों का k इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3k। इन दोनों, ये सीरीज में इन दोनों का कितना हो जाएगा k। तो इन दोनों की जगह मैं ऐसे लगा सकता हूँ ना, ये क्लास में कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, ये 3k और ये k। अब ये दोनों किस में, 3k और k किस में, पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k। हाँ तो आंसर क्या आएगा 1/2 पाई अंडर रूट 4k/m। समझ में आया। हाँ सर। C5 भी है डाउट। इनका k इफेक्टिव कितना हो जाएगा पैरेलल का 2k, इन दोनों का कितना हो जाएगा k/2। हाँ हमसे T1/T2 पूछा है, तो T1 कितना होगा 2 पाई अंडर रूट m/2k।
T2 क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k बाई 2, बस डिवाइड ही तो करना है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, k से k भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, सोल्व कर लो इसको। ये आएगा अंडर रूट 1/4, तो ये आएगा 1/2 मतलब 0.5। Then D2, a scientist measures the time period of a simple pendulum as t in a lift at rest. लिफ्ट जो रेस्ट पर है उसमें टाइम पीरियड केस क्या मेजर करता है, टी, है ना। मैंने देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, याद है ना। हाँ सर। इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन एज 1/4 ऑफ द, ये कितने से जा रही है g/4 से, देन द न्यू टाइम पीरियड, तो इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा mg प्लस mg/4, है ना। मतलब कितना हाँ लगेगा सर। नीचे की तरफ फोर्स 5 mg/4, तो g इफेक्टिव कितना आएगा, m से डिवाइड कर दो, 5g/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई 5g/4, 4 ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो इंटू 4, है ना। तो इसमें से हमें t की टर्म्स में बताना है, तो इसमें से ये t है, तो क्या बनेगा t इंटू 2/√5। समझ में आया क्या। सर हाँ एक बार सर। वापस बताओ ना। देखो यहाँ पर ये इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा, अगर लिफ्ट रेस्ट पर होती तो ओनली mg लगता, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलेरेशन से, तो ये सूडो फोर्स भी लगेगा ना, m इंटू ए कितना है g/4। समझ में आया। तो नेट हाँ फोर्स कितना सर। लग रहा है नीचे 5 mg/4, तो g इफेक्टिव कितना आएगा, m से डिवाइड कर दो, g 5g/4 वो यहाँ पुट कर दो। तो पहले टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अब हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई 5g/4, तो ये आएगा फाइनल आंसर टी की टर्म्स में। ओके सर। आया समझ में। D4 क्या बोल रहा है देखो, ए वॉल क्लॉक यूजेज ए वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। एक वॉल क्लॉक है उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम लगा हुआ है, पेंडुलम नहीं लगा हुआ है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम लगा हुआ है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर 2 रूट पाई एम अंडर बाई रूट एम के। बाई के। ईच टाइम द मास रीचेज एन एक्सट्रीम पोजिशन, जब जब ये मास एक्सट्रीम पोजिशन पर आएगा द क्लॉक एडवांसेस बाई ए सेकंड। तो क्लॉक में क्या हो जाएगा, ये फिक्स है, इसमें मैकेनिज्म है ये, तो क्लॉक 1 सेकंड से आगे बढ़ जाएगी। द क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर क्लॉक करेक्ट टाइम दे रही है। इफ द क्लॉक इज टेकन टू द पोल्स इट विल, क्लॉक को कहीं भी ले जाओ, क्या इसका टाइम पीरियड जी पर डिपेंड कर रहा है क्या। नो सर। यहाँ पे पेंडुलम थोड़ा ना है जो जी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस क्लॉक में, तो हर जगह ये करेक्ट टाइम ही देगी। समझ में आया। यस सर। समझ में आया। ओके सर। टाइम पीरियड कब चेंज होता है, अगर हम इसकी जगह सिंपल पेंडुलम लगाते क्लॉक में, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर तुम इक्वेटर से पोल पे ले जाते तो जी चेंज हो जाता, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाता, तो क्लॉक गलत टाइम देती, देती कि नहीं देती। हाँ यस सर। बट देती इसमें देती ऐसा कुछ सर। है ही नहीं ना, इस क्लॉक में तो ट्यूशन में पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका जी से कोई लेना देना होता ही नहीं। समझ में आया। यस सर। हाँ सर। ये फोर्स्ड एक्स ऑक्सीलेशन वाले भी छोड़ दो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं।
ए सिंपल पेंडुलम विद इट्स बोब, एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बोब है, ये बोब चार्ज किया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। ये बोब पर ये चार्ज गिवन है प्लस क्यू, दिख रहा है सबको, ये प्लस क्यू लिखा हुआ है ना। देखो किसी भी चार्ज को, जैसे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इस पर फोर्स लगता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ई है, और ये चार्ज है क्यू, इस पर फोर्स लगता है। Q is amount of charge and E is electric field। ये फॉर्मूला याद है? हाँ सर सर। आपका आवाज कट रहा था तो वापस बोलो ना। मैंने क्या बोला, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है QE। क्या होता है? QE। QE। ये फॉर्मूला यहाँ काम में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये सिंपल पेंडुलम है, इसका मास m है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और इस पर चार्ज है Q, तो इस पर QE फोर्स लग रहा होगा ऊपर, है ना, और mg लग रहा होगा नीचे। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। सर रिपीट करो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है Q इंटू E। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पे फोर्स लगेगा QE ऊपर। इस बॉब पर दो फोर्स लग रहे हैं, QE ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। समझ में आया? हाँ सर समझा। तो इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड्स कितना लग रहा है? mg माइनस QE, ये लग रहा है ना। अगर नीचे यस लगता सर। तो mg प्लस QE हो जाता। तो g इफेक्टिव कितना आएगा? मास से डिवाइड कर दो, g माइनस QE बाई m, ये आएगा g इफेक्टिव। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, तो g माइनस QE बाई m, ये आंसर है इसका। किधर गया ये वाला, है ना? समझ में आया? यस सर। Then fifth, two particles execute SHM of same amplitude। दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पर SHM कर रहे हैं वो दोनों, फ्रॉम सेम मीन पोजीशन भी सेम है, सब कुछ सेम है अभी तक। दे क्रॉस वन अनदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आमने सामने से, विदाउट कोलिजन, इनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है। when going in opposite direction, when going in opposite directions, each time कब क्रॉस करते हैं? जब उनका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस बताना है, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। जैसे मान लो इस लाइन पर दोनों कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए, ये माइनस ए। जब इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है a/2, a/2 पर, ये मीन पोजीशन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तब एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, ऐसे क्रॉस करते हैं हम इस जगह पर। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो इनका फेज डिफरेंस बताना है हमें। तो फेज डिफरेंस बताने के लिए फेजर डायग्राम बना लो।
अब इनकी पोजीशन को इसमें इसमें प्रोजेक्ट करो, मैंने बताया था ना कैसे करते हैं। जो इधर जा रहा है वो यहाँ पर होगा, जो राइट की तरफ जा रहा है वो यहाँ होगा, और जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों एक ही लाइन पर होंगे ना, ये वाली। हाँ, ये सेंटर है। यस सर। अब इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? इनके बीच का एंगल कौन सा वाला? ये वाला। ये इनका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगुलर डिफरेंस, है ना? हाँ समझ सर। में आया क्या? अब ये एंगल निकालना है ना। ये इसका रेडियस क्या होती है? एम्पलीट्यूड। और ये डिस्टेंस क्या है? ये वाली, ये है a/2, तो ये 60 डिग्री होगा ना। ये एम्पलीट्यूड है और ये a/2, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो फेज डिफरेंस कितना आया? 120 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, 120 डिग्री। सिक्स्थ, सिक्स क्या है? A mass m is performing linear simple harmonic motion, then correct graph from acceleration and velocity. एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का करेक्ट ग्राफ। ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर है, ए और बी नहीं, स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो मैंने तुम्हें ए और बी के बीच में रिलेशन बताया था ना। क्या होता है ए और बी के बीच में रिलेशन? वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये होता है ना? यस सर। हाँ, तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? बी और ए का। तो इलिप्स आया था, तो इलिप्स आएगा क्या इसका आंसर? नो। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर नो का। सर। तो क्या आएगा? वी एक्स वाई एक्सिस में, ये देखो, ये ऐसा इक्वेशन है, वाई अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। ये इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, सर। ये वी स्क्वायर वाई की जगह वी स्क्वायर है, एक्स की जगह ए स्क्वायर है, नीचे ये कांस्टेंट है। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? ये स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? हाँ सर। Then seventh, the अरे total ऊपर से mechanical नीचे ही energy of कैसे आएगा? फर्स्ट और इंटरसेप्ट सेकंड फॉर्म क्यों नहीं नहीं? पढ़ी है क्या? अच्छा हाँ फर्स्ट एंड सर, सेकंड कौन? इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है ना तुमने? नहीं समझा पढ़ा सर, क्या? समझा। पढ़ा है सर। बस वही। स्लोप निकाल लो उसका, नेगेटिव स्लोप आएगा इसका, है ना? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ये होती है हाफ के ए स्क्वायर होती है ना, के की जगह ये लिख दिया, पता है ना? हाँ टोटल सर। एनर्जी। सपोज द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास। हमने मास को डबल कर दिया और एम्पलीट्यूड को उतना ही रखा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये चेक करना है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ तो सर। एनर्जी चेंज हो जाएगी क्या, ये देखना है। तो देखो, पहले एनर्जी क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ए था, है ना? अब मास तो क्या है? 2m, और एम्पलीट्यूड वो का वही है। और क्या आता है इस फॉर्मूले में? ओमेगा चेक कर लेते हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के बाई एम या 2m? अंडर रूट के बाई 2m हो जाएगा ना? हाँ, हाँ सर। नया ओमेगा। और पहले वाला ओमेगा, पुराना वाला कितना था? अंडर रूट के बाई एम था। तो ये पुराने वाले ओमेगा का 1/√2 टाइम्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो अब जो नई एनर्जी है उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ एम डैश ओमेगा डैश स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। समझ में आया क्या? एम डैश कितना है? 2m। ओमेगा डैश कितना है? ओमेगा बाई √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2।
और a डैश कितना है, a ही है वो तो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो वही आ रहा है देखो, तो e डैश इक्वल टू e आ रहा है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। हटा दूं? हटा दूं? हाँ सर। 10th, a particle executes simple harmonic motion under the restoring force provided by a spring. The time period is t. If the spring is divided in 2 equal parts, स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड 1 पार्ट, स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग, ये मान लो स्प्रिंग है, इसकी लेंथ l है और k है इसका, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l होता है ना, याद है ना? यस सर। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच का 2k 2k हो जाएगा, ईच का k कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था मैंने, याद है? यस सर। तो अब उस एक स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं, तो अब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/2k। तो ये वाला तो पुराना वाला था ना, इसकी जगह मैं t लिख दूंगा, तो क्या आएगा, t/√2। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? सर पीछे करो ना एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दो ना। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेलेरेशन a वर्सेस टाइम t ग्राफ, एक्सेलेरेशन a वर्सेस इसका ग्राफ गिवन है, इसको मैं इधर रख लेता हूँ। ये ग्राफ इन SHM is given by a curve, t is the time period, इसका टाइम पीरियड t है, देन करेक्ट करेस्पॉन्डिंग ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ बनाना है हमें, ये देखिए। तो देखो ये एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम से शुरू हो रहा है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन कितना है, मैक्सिमम कितना होता है, -a ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना, अरे सुन तो बोलो। यस सर। तो ये एक्सेलेरेशन कहाँ पर होता है, ये वाला एक्सेलेरेशन किस जगह पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है ना। हाँ ये वाला एक्सेलेरेशन कहाँ पर होता है, SHM में मीन पोजीशन पर होता है, राइट एक्सट्रीम पर होता है, या लेफ्ट एक्सट्रीम पर होता है, ये वाला एक्सेलेरेशन पार्टिकल का, लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट या राइट। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इस पर फोर्स इधर लगता है, तो फोर्स भी नेगेटिव होता है और एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव मतलब राइट में होगा ना। हाँ हाँ Yes, सर, sir. डायरेक्शन ना हाँ सर। सर। हाँ, तो t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैंने ग्राफ देख के बताया है। समझ में आया कहाँ से शुरू हो रहा है t इक्वल टू 0 पर? हाँ हाँ सर। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो फिर मैं बोलता t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से शुरू हुआ है। समझ में आया क्या? यस सर। तो Yes, अगर sir. t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू हुआ है तो x की इक्वेशन क्या होगी, a sin ओमेगा t प्लस π/2 ये होगी ना। हाँ, हाँ हाँ, सर. सर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a cos ओमेगा t
साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, ये इक्वेशन है इसकी। हाँ अब मुझे सर। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है तो v निकालना पड़ेगा। v क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा साइन ओमेगा t माइनस में, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और हाफ m भी आएगा आगे। समझ में आया? अब साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आता है कि नहीं आता है? साइन स्क्वायर थीटा आता का है ग्राफ सर। बनाना आता है? साइन थीटा का होता है ये ऐसा, और साइन स्क्वायर थीटा का होता है ये नेगेटिव वाला भी प्लस हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। समझ में आया? तो कौन सा आंसर आएगा? यस सर। ये वाला। तो ये ग्राफ रीड करो, इससे सब सब मिल जाता है। ग्राफ जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए तो उसको रीड किया करो कि बोल क्या रहा है, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, उससे आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। देन 12th देखो, ए टॉय कार ऑफ मास m is having two similar rubber ribbons। ये रबर के रिबन्स है ये वाले, ठीक है। देखो रबर और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस होता है, रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको ऐसे यहां से इसको खींच सकते हैं, है ना, बट कंप्रेस नहीं कर सकते इसको। क्या इसको कंप्रेस कर सकते हैं? क्या कंप्रेस करेंगे तो ये मुड़ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो रबर रबर में रिस्टोरिंग फोर्स कब आएगा, ओनली जब उसको हम एक्सटेंड करें, कंप्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ, हाँ सर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच रबर रिबन इज के। दोनों का फोर्स कांस्टेंट के है, मतलब इसको मैंने x से एक्सटेंड किया तो फोर्स कितना लगाएगी, के एक्स। समझ में आया? अब कार को इसको डिस्प्लेस किया, कार को मान लो कार को इधर डिस्प्लेस किया यहाँ से x, तो ये वाली रबर, ये ब्लू कलर की रबर फोर्स लगाएगी क्या, बताओ? अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड नो। डिस्प्लेस किया तो नो। ओनली No. ये वाली लगाएगी फोर्स, कितना, के एक्स। तो एक टाइम पे एक ही लगाएगी फोर्स। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए इसमें नेट फोर्स क्या आएगा, के एक्स या माइनस के एक्स। बट दोनों तरफ स्प्रिंग होती तो नेट फोर्स क्या आता, दोनों लगाती एक साथ, तो उसमें आता -2x 2kx। अगर स्प्रिंग होती तो, अगर यहाँ पे स्प्रिंग होती तो अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता, यहाँ पर लिया था, तो ये वाली भी इधर लगाती और ये वाली भी इधर लगाती, दोनों इधर ही लगाती ना। हाँ, हाँ सर। तो के एक्स दोनों लगाती, तो नेट फोर्स कितना आता, 2kx। तो के इफेक्टिव आता 2k। के इफेक्टिव कितना आता, 2K। अरे यस नो तो बोल 2K। दो, 2k आता। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। बट ये स्प्रिंग नहीं है, इसमें एक ही तरफ से फोर्स लगेगा, तो इसमें के इफेक्टिव कितना आएगा, के एक्स, के ही आएगा मतलब। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√m/k। के इफेक्टिव कितना आया इसमें, के ही आया ना, बिकॉज रबर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सो फ्रॉम ओनली वन Yes, sir. साइड फोर्स विल बी एक्ट। चाहो तो लिख लो, रबर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सो फ्रॉम ओनली वन साइड फोर्स विल बी एक्ट, सो के इफेक्टिव के आएगा।
समझ में आया? हाँ सर। Then 13. A mass of 1 kg attached to the bottom of a spring has a certain frequency of vibration. स्प्रिंग के नीचे एक मास को अटैच कर दिए, वो ऑक्सीलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब एसएचएम कर रही है. द फॉलोइंग मास हैज टू बी एडेड. इनमें से कौन सा मास ऐड करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी बाय हाफ. पहले मास कितना था? 1 kg. अब इसमें कितना मास और ऐड कर दें कि फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी. समझ में आया क्या? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट के बाई, मान लो इसका के है के बाई 1, मास था 1. ठीक है. यस सर। अब यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह ये 4 हो जाए तो ये फ्रीक्वेंसी f की जगह f/2 हो जाएगी ना. Yes, sir. तो कितना मास और ऐड करें? 3 kg। 3 kg. 3 के. समझ में आया? हाँ सर। Then 13. A mass of 13 तो हो गया. 14. Two pendulum at rest start swinging together. ये पेंडुलम है इस डायग्राम में. Their lengths are respectively. एक की लेंथ है 1.44 मीटर और एक की लेंथ है 1 मीटर. They will again start swinging in same phase together after. कितने वाइब्रेशंस के साथ वो एक बार फिर एक साथ सेम फेज में होंगे? अभी इनका टाइम पीरियड क्या है? अलग अलग है ना, है कि नहीं है? दोनों की टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है ना. तो दोनों की लेंथ अलग अलग है तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा ना, होगा हाँ कि नहीं सर। होगा? हाँ, sir. तो मान लो दोनों को यहाँ से छोड़ा तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट। फर्स्ट वाले का. तो अभी दोनों को एक साथ छोड़ा तो दोनों का इनिशियल फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है. बट ये वाला जल्दी से इसका एक ऑक्सीलेशन पूरा हो जाएगा, बट इसका होगा ही नहीं. तो दोनों का फेज अलग अलग हो जाएगा ना बाद में, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। मान लो दोनों की लेंथ सेम होती तो दोनों सेम फेज में ऑक्सीलेशन करते, ऐसे ऐसे दोनों 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 एक राउंड एक कंप्लीट में लगाते, फिर सेकंड राउंड भी सेम टाइम में लगाते, थर्ड राउंड भी सेम टाइम में लगाते. समझ में आया क्या? बट क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ वाइब्रेशंस के बाद फिर वापस दोनों का फेज सेम हो जाए? हाँ सर। ऐसा हो सकता है ना. मान लो एक ने 2 वाइब्रेशन लगाया, उतनी देर में ये 3 लगा दे तो फिर से यही आ जाएगा सेम फेज पे. समझ में आया क्या? यस सर। तो हमें बताना है कि कितने वाइब्रेशंस के बाद ऐसा होगा. आया क्या समझ में? अब ये सब क्वेश्चन फेज डायग्राम से हो जाते हैं. देखो कैसे. देखो फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. एल कितना है? 1.44 बाई जी. मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.44 का अंडर रूट होगा 1.2 इंटू 2 पाई बाई रूट जी, ऐसे लिख दूं. देन सेकंड वाले का टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी. तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई रूट जी. तो T1 का जो टाइम पीरियड है वो 1.2 टाइम्स ऑफ T2 है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. समझ में आया? हाँ. अब T1 क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1.2. T2 क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा 2. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू आया 1.2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1. किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? जिसकी टाइम पीरियड कम है. कम है। समझ में आया क्या? अब अगर मैं इनका फेज डायग्राम बनाऊं समझने के लिए,
वैसे तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट मैं दिखाने के लिए अलग अलग बना रहा हूँ। ये मान लो फर्स्ट वाला पार्टिकल है और ये मान लो सेकंड वाला पार्टिकल है। इसकी ओमेगा 2 है और इसकी ओमेगा 1 है ना। ओमेगा 2 इज 1.2 टाइम्स ऑफ ओमेगा है और ये मान लो ओमेगा है। तो मुझे बताओ ओमेगा का मीनिंग क्या होता है कि एंगुलर टी टाइम में 360 डिग्री घूमता है। समझ में आया हाँ क्या? सर। ओमेगा मतलब क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा, मतलब 360 डिग्री में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम कैपिटल टी, है ना। समझ यस में सर। आया? तो अगर ओमेगा होता 1 तो कितना टाइम लगता 360 बाई ओमेगा, है ना। और ओमेगा है अगर 1.2 टाइम्स तो कितना लगेगा 360 बाई ओमेगा इंटू 1.2 ओमेगा, यह आएगा 432 डिग्री। 360 इंटू 1.2 करो, 20% एक्स्ट्रा। समझ में आया क्या? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जितनी देर में ये एक राउंड करेगा ना, सॉरी बाहर वाला जितनी देर में एक राउंड करेगा, जितनी देर में 360 डिग्री घूमेगा उतनी देर में ये 432 डिग्री घूमेगा। क्यों? नहीं, अंदर वाला जितनी देर में अंदर वाला 360 डिग्री घूमेगा उतनी देर में बाहर वाला कितनी डिग्री घूमेगा, 432 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। समझ में आया? यस सर। तो एक राउंड में ये 72 डिग्री ज्यादा घूम रहा है, तो 5 राउंड में एक राउंड ज्यादा घूम जाएगा ना। 72 इंटू 5 करो, 360 डिग्री। तो जितनी देर में 5 राउंड लगाएगा उतनी देर में ये 6 राउंड लगा लेगा, जितनी देर में 5 राउंड लगाएगा। समझ में आया? तो फिर से यही मिल जाएंगे सेम फेस में आफ्टर 5 वाइब्रेशंस। आंसर क्या आएगा? 5। कितने वाइब्रेशन लगेंगे उसको फिर से दोबारा कवर करने में? 5 वाइब्रेशंस लगेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। Then 15. A simple pendulum is hollow bob. Hollow bob है ये, filled with a liquid of density. इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। If that liquid drains out, अगर इसका लिक्विड ड्रेन्स आउट हो जाए, लिक्विड ड्रेन्स आउट हो जाए फ्रॉम ए स्मॉल होल इन द बॉटम, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। ये होगा ना टाइम पीरियड का उल्टा। हाँ, अरे बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. इसमें ये एल क्या होती है, ये इसके सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस, बॉब के सेंटर से या सेंटर ऑफ मास से टॉप तक की डिस्टेंस होती है एल। होती है कि नहीं होती है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? अब देखो Yes, sir. जैसे से वाटर इसमें से नीचे गिरेगा तो इसका लेवल कम होते जाएगा, है ना। जैसे हाँ मान लो सर। ये इसमें लेवल इतना हो गया इसका, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा ना। समझ में आया क्या? जो पहले सेंटर पे था, जो पहले यहाँ था, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो होल हो गया ना ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर तो होल है। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा? नीचे। नीचे। तो एल बढ़ेगी, एल इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। हाँ। फिर धीरे धीरे जब पूरा खाली हो जाएगा, जब ये पूरा खाली हो जाएगा
पूरा खाली के बाद फिर सेंटर मास फिर से बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पूरा खाली होने के बाद पूरा अंदर एयर है तो सेंटर के एकदम बीचों बीच आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो मतलब एल हाँ फिर सर। कम हो गया, मतलब एल शुरू में बढ़ा फिर वापस कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो शुरू में तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। हटा दूं? Then 17. The displacement of a particle executing periodic motion is given by this. The given expression is composed by minimum. कितने SHM है इसमें ये बताना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें कितने SHM है, A sin ओमेगा t, इसमें कितने SHM है? 1 है ना। अब इसमें बताओ A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin या कोस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोस या साइन की फॉर्म में, कोस ओमेगा टी प्लस पाई, इसमें कितने SHM है? 2। बताओ 2। ऐसे 3 होते तो कितने होते? मान लो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 कोस ओमेगा टी प्लस पाई प्लस A3 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसमें कितने? इसमें कितने? 3 है ना 3। इसमें? हाँ Yes, sir. 3 का कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पर देखो, वैसे ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, टोटल कितना है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन दी है ना, इसको प्लस की फॉर्मेट में ला सकते हैं साइन और कोस के। समझ में आया क्या? लाके बताऊं ट्रिग्नोमेट्री से? रहने दो सर, समझ गए। साइन सी प्लस साइन डी और कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। ये कोस टू थीटा, इसको चेंज करो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कोस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अरे करके बताऊं क्या सोल्व? नहीं सर, समझा। तो ऐसे ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर ये इस वाले फॉर्मेट में 3 अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे साइन कोस में। सर तो आपने आंसर क्या पावर आएगा? से कैसे पता इसमें लगाया? 3, इसमें कितनी पावर है देखो इधर, इसकी कितनी पावर है 2 और इसकी कितनी पावर है 1। समझ में आया? हाँ तो 2 + 1 कितना ओके आंसर सर। आएगा? डायरेक्ट 3। ठीक है। यस सर। और उसको हाँ सर। ओपन भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, उसको ओपन करो फॉर्मूला लगा के, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी लगेगा उसको। हटा दूं? देन एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 6, the bob of a simple pendulum executes simple harmonic motion। एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या एग्जीक्यूट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए टाइम पीरियड t, while the period of oscillation of the bob is t0 in air
एयर में टी नोट है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वाटर एंड गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ बॉब इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड टी नोट। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगेंगे, इसको भी रहने दो, ठीक है। वाटर में बाइंड फोर्स लगेगा तो वो भी हमने पढ़ा नहीं है, इसको रहने दो भी, है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसको एयर में, जिसका टाइम पीरियड है टी नोट, उसको वाटर में डाल दे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो वाटर में डालने पर उस पर एक और फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। समझ में आया। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिल जाएंगे, तो वहां पे सोल्व करना। देन 7th, a particle at the end of a spring, स्प्रिंग के एंड में लगा हुआ है, execute simple harmonic motion with a time period t1 while the corresponding period of another spring is t2। एक और स्प्रिंग उसका टाइम पीरियड है t2। if the period of acceleration with the two spring in series is t, सीरीज में उनका टाइम पीरियड t है, तो रिलेशन बताना है t और t1 t2 में। ये तो सीरीज का क्वेश्चन है ना, सीरीज में क्या हो जाता है, देखो सिंगल स्प्रिंग का है T1, तो T1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2π√m/K1 फर्स्ट स्प्रिंग का, है ना। और दूसरे स्प्रिंग का है T2, क्या लिखूंगा, 2π√m/K2। दोनों को सीरीज में लगा दूंगा तो टाइम पीरियड हो गया T, तो क्या लिखूंगा, 2π√m/, सीरीज में K इफेक्टिव कितना हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो जाएगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, T इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2π अंडर रूट, या फिर इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, T² इज इक्वल टू 2π 4π स्क्वायर इंटू m, या फिर इसको ऐसे लिखो, K इफेक्टिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा 1/K इफेक्टिव, ये आएगा ना, m/K इफेक्टिव। तो 1/K इफेक्टिव सीरीज में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/K इफेक्टिव क्या होता है सीरीज में, 1/K1 प्लस 1/K2 ये होता है ना। हाँ हाँ, यस सर। तो यहाँ पर मैं T² इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2π m इंटू 1/K1 प्लस 1/K2 ऐसे लिख दूंगा इसकी जगह, है ना। सॉरी T² नहीं, T आएगा तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो इधर बन जाएगा T², इधर हो जाएगा 4π² और अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा m/K1 प्लस m/K2। समझ में आया। हाँ T² सर। इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4π² इंटू m/K1 प्लस 4π² इंटू m/K2। ध्यान से देखो ये T1 का स्क्वायर है, तो T² इज इक्वल टू क्या आया, T1² और ये T2 का स्क्वायर है। समझ में आया। तो क्या आंसर आएगा इसका, आया समझ में। हाँ सर। Then 12, the bob of a simple pendulum is a spherical hollow ball filled with water। spherical hollow ball है, ये वही क्वेश्चन है, इसमें अंदर वाटर भरा हुआ है, नीचे होल कर दिया इसमें यहाँ पर, तो इसमें से वाटर निकलेगा। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज द टाइम पीरियड, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, इसमें टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/G। तो शुरू में L इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा,
फिर बाद में एल डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो क्या आंसर आएगा? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझा सर। सर। अरे वही तो क्वेश्चन है सेम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसमें वाटर भरा हुआ है। एक क्वेश्चन दो दो बार बताना पड़ेगा क्या? ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका टाइम पीरियड की लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ मास से। ये एल, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L/g। अब अगर मैं इसमें से नीचे से इसे होल कर दूं हाँ सर, तो समझा इसमें अभी। से वाटर नीचे गिरने लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, तो ये एल बढ़ जाएगा शुरू में, तो एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। फिर बाद में जब ये पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा ये, तो सेंटर मास फिर से बीच में आ जाएगा ना, तो फिर एल कम होगा हाँ तो सर। टाइम पीरियड कम होगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। समझ में आया? यस सर। देन 13। क्या है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude 7 mm is 4.4 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा। ये कितनी है? 4.4 है, ठीक है। तो हमसे पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा निकाल लो। ए कितना है? 7 mm, मतलब 7/1000 है ए, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 4.4। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 4.4/7 इंटू 1000, ये होगा ओमेगा। समझ में आया क्या? यस सर। ये पता है कि नहीं पता? मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। हाँ सर पता है। हाँ सर, पता है। पता है ना? तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। इसमें पुट कर दो। समझ में आया? पाई की यस वैल्यू सर। 22/7 रख दो। ठीक है। यस सर। 14। A coin is placed on a horizontal platform which undergoes vertical simple harmonic motion. Vertical simple harmonic motion हो रहा है of angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. Amplitude बढ़ रहा है. The coin will leave contact with the platform for the first time. एक कॉइन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और वो प्लेटफॉर्म, देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे ये कॉइन रखा हुआ है। कॉइन तो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में हाँ आया? सर। अब जैसे जैसे मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा, तो मैक्सिमम पोजीशन पर इस पर नीचे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो mx आएगा ना, मैक्सिमम इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर। कहां पर होगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन? एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब mx का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए, ये होता है ना मैग्नीट्यूड इसका। जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा mx बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, बट इस पे जो कॉइन है, वो कॉइन इसके साथ कनेक्टेड थोड़ा ना है। कॉइन पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, mg। तो इसका mx कितना आ सकता है? g। इसमें तो मैक्सिमम g आ सकता है ना।
समझ में आया? अगर इन दोनों को साथ में एसएचएम करना है तो इस कॉइन में मैक्स टू मैक्स एक्सेलेरेशन कितना आ सकता है? जी। समझ में यस आया? सर। तो प्लेटफॉर्म में भी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना आना चाहिए? जी के इक्वल। दोनों में सेम आएगा तभी तो दोनों एसएचएम करेंगे साथ साथ, अदरवाइज कॉइन उससे, मान लो इसमें ज्यादा आ गया और कॉइन में तो जी है, तो कॉइन तो ऊपर हवा में ही रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा अगर इसमें ज्यादा एक्सेलेरेशन आ गया तो? हाँ सर। नीचे वाले में जी बाई आ गया। समझ में आया क्या? मान लो जी से ज्यादा इसमें एक्सेलेरेशन आ गया नीचे वाले प्लेटफॉर्म में, और ऊपर वाले में तो जी है, तो कॉइन ऊपर रह जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाले का एक्सेलेरेशन ज्यादा है। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस तो सर। एम एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे? जी, और एम एक्स की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू जी। तो ए कितना हो जाएगा? जी बाई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ सर। देन क्या? 17 springs force constant K1 and K2 are connected to a mass M as shown. ये दोनों स्प्रिंग क्या सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल हो जाती। The frequency of if both K1 and K2 are made 4 times their original values, the frequency कितनी हो जाएगी उस केस में? तो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/k effective K2 ये। हाँ सर आपका आवाज लैग हो रहा समझ है। में आया क्या? पैरेलल में ऐड हो जाती है ना? हाँ सर। पैरेलल में ऐड हो जाती है ना, तो K1 प्लस K2 हो हाँ जाएगा हाँ। दोनों का K इफेक्टिव। K इफेक्टिव क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। और बाद में अगर दोनों 4 टाइम्स हो गया तो बाद में कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2। तो अब नई वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 बाई M। तो ये 4 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो इसका अंडर रूट होगा 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? यस सर। आगे समझ में? 2 टाइम्स की हो गई क्योंकि K इफेक्टिव 4 टाइम्स हो गया, तो अंडर रूट में है वो। अंडर रूट में 4 टाइम्स हुआ तो ओवरऑल कितने टाइम्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? 2 टाइम्स। हाँ समझ में सर। आया कि? then 17th if x, v and a denote the displacement, x is v and velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change with time? इस टाइम के साथ होती है। फर्स्ट क्या है? a t by x, a t by x। चेक करो a क्या होता है। देखो इधर फॉर्मूला लिख लो। a का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और t का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये होता है ना? हाँ हाँ सर। अरे यस नो तो बोल दो। यस सर। तो इसमें पुट करो, तो a का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इंटू टी का फॉर्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो ये कितना आया? 2 पाई ओमेगा। ये कांस्टेंट आया। टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। कर रहा है क्या टाइम पे? नहीं। तो एक तो आंसर ये है। समझ में आया? ऐसे सब में इसमें रख के देखो, थर्ड में मैं रख के देखता हूँ।
सब में नहीं रखेंगे ना, तुम रख के देख लेना ये सारी वैल्यूज। थर्ड क्या है, AT/V। ए क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। टी क्या है, 2π/ओमेगा। और वी क्या है, ओमेगा √a² - x²। तो ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, यस सर। कर तो रहा ये है। कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट नहीं है, x टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये गलत है। ये चेंज, ये टाइम के साथ चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। अरे यस नो तो बोलो। यस यस सर। सर। ऐसे इनमें भी रख के देखो, इसमें और इसमें। समझ में आया? हाँ सर। देन 25th। 25th क्या है? ए पार्टिकल मूव्स सर विद सिंपल हार्मोनिक। हाँ, पीछे क्वेश्चन था वुडन क्यूब वाला जिसपे डेंसिटी के बारे में बताया सर, वो वाला भी बता दो ना कौन सा क्वेश्चन? सर। इसी पेज पे अभी जो आएगा ना 22 अ वुडन क्यूब ऑफ डेंसिटी ऑफ वुड डी वाला है वो। वुडन क्यूब डेंसिटी, ये भी, ये फ्लोटिंग वाला है ना? ये भी नहीं ना ये सर? फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, बाइंड फोर्स वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। A particle moves with simple harmonic motion in a straight line। ये वाला पूछा है ना। In first टाउ, ये टाउ लिखा हुआ है सेकंड, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस a। ठीक है। A particle moves with simple harmonic motion in a straight line। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक पार्टिकल। In first tau second after starting from rest it travels a distance a, and in next tau seconds it travels distance 2a in same direction। then time period of oscillation हमें बताना है। अब देखो जो जो क्वेश्चन में बोला है वैसे हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हमें बोला पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM, तो SHM बना लो, है ना। ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब क्या बोला है आगे, इन फर्स्ट टाउ सेकंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा होगा, मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है t = 0 पर, है ना। रेस्ट, रेस्ट पर कहां पर होता है पार्टिकल, एक्सट्रीम पर ही होता है ना। अरे बोलो तो सही कुछ तो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ तो समझ में आ रहा है, तो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। आया आ समझ रहा है में? सर समझ में। हाँ ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने खुद से नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, या तो इधर से ले लो तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं तो इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो। मैं लेफ्ट से राइट ले रहा हूँ, ठीक है। एंड ट्रेवल से डिस्टेंस a इन फर्स्ट टाउ सेकंड। फर्स्ट टाउ सेकंड में ये मान लो यहाँ से यहाँ तक चला a डिस्टेंस, कितने टाइम में चला, टाउ टाउ सेकंड। सेकेंड्स। फिर उसके बाद अगले टाउ सेकंड में 2a चलता है, इसका डबल चलता है, मान लो यहाँ आके, ठीक है। अब कितना चला, 2a नेक्स्ट टाउ सेकंड में। समझ में आया? तो हमें इसका हाँ सर। टाइम पीरियड बताना है। इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड। तो इसका क्या बनाएंगे हम, फेजर डायग्राम। समझ में आया क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम।
t इक्वल टू 0 पर कहाँ था? यहाँ पर, है ना? हाँ कितना चला? यहाँ से यहाँ आ ए गया, यहाँ आ गया। एंगल, इसमें तो एंगल दिखे, एंगल्स एंगल चला, ठीक। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये डिस्टेंस कितनी है? ए, ठीक है। उसके बाद हाँ अगले टाउ टाइम में कहाँ गया? देखो टाइम सेम है तो एंगल तो सेम होगा ना, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। सेम टाइम में सेम एंगल चलेगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ओमेगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कांस्टेंट होती है ना। हम्म ओमेगा मतलब रेडियन पर सेकंड, तो अगर टाइम सेम है तो रेडियन भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। समझ में आया? यस सर। और यहां से मैं इसको परपेंडिकुलर डालूं तो ये डिस्टेंस है 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये a है और ये भी a है कि नहीं है? यस सर। हाँ। हाँ सर। अब देखो, अगर मैं इस a का ये कंपोनेंट लूं, ये वाले a का, तो ये आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? a cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? ये ए पूरा a माइनस है ना, स्मॉल ए। ये पूरा a है, a के नहीं है? A minus A. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ उधर a माइनस है तो उधर ले जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो, ये a इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस a कोस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ। हाँ ये a कौन सा है? ये वाला a और ये वाला a कोस थीटा होगा कि नहीं होगा? yes sir. अरे यस ना बोलो। क्योंकि मैं इक्वेशन लिखूंगा तभी तो सोल्व करूंगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। समझ में आया? ये a की वैल्यू आ गई, इस a की। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं, इसका, तो इसका पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 2 2 theta. थीटा। तो यहाँ पर मैं इस a को कैसे लिख सकता हूँ? इस a को मैं लिख सकता हूँ a, ये वाला, प्लस 2a, है ना, प्लस a कोस 2 थीटा। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes sir. यस सर। तो यहां से 3a इक्वल टू क्या आएगा? a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। समझ में आया? इक्वेशन 2 आया समझ में? हाँ। हाँ सर। अब इसको इंटू 3 करो और दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, इक्वल हो जाएगी ना फिर। तो क्या आएगा? 3a इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। समझ में आया? a से a कैंसिल, तो 3 माइनस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। समझ में आया? यस सर। हाँ। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? 2 कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 3 कोस थीटा, ये इधर माइनस ही रहेगा, और इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया?
हाँ सर। तो cos थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो इसके फैक्टर लो। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1, इधर माइनस 1 आएगा, इधर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो cos थीटा माइनस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू एक तो आई 1 और एक आई cos थीटा की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आया, 0 डिग्री। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये एंगल 0 डिग्री दिख रहा है क्या तुम्हें, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल? नो हाँ, नो। तो फिर थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। 60. समझ में आया? तो 60 डिग्री एंगल आया, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में चलने में उसको टाउ टाइम लगा, तो 360 डिग्री चलने में ये टाइम पीरियड है। समझ में 6 आया टाउ। क्या? 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लगा उसको, ये टाउ, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम आया वो, टाउ टाइम में। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितने टाइम में आया, टाउ। टाउ टाइम में। तो हर 60 डिग्री कितने टाइम में चल रहा है वो टाउ, तो 360 डिग्री कितने टाइम में चलेगा? 6 टाउ। समझ में आया क्या? यस हाँ। सर। हो गया? हटा दूं? हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी पीछे और कोई सब बाकी नहीं, बाकी फॉर ए सिंपल पेंडुलम ग्राफ इज प्लॉटेड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। इसका ग्राफ तो फायदा बनवाया ना इसका ग्राफ। फॉर तो ये रिस्पेक्ट टू इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसमें किसके साथ बनाना है, टाइम के साथ। ठीक है? तो फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी, ये निकल के एसएचएम की इक्वेशन की है। द ग्राफ्स व्हिच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, cos ओमेगा टी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, बताओ कोस स्क्वायर थीटा का ग्राफ, इसमें इसमें देख के बताओ कोस स्क्वायर थीटा का ग्राफ, कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये नेगेटिव वाला सब पॉजिटिव हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो कौन सा आएगा, ये वाला। समझ में आया क्या, 1 वाला, समझ में आया? हाँ सर। और इसमें से कौन सा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा है, ये वाला तो क्लास में बनवाया था ना, एक्स के साथ। तो 1 और 3 आंसर आएगा इसका। आया समझ में? हाँ सर. हाँ सर। और कोई है आगे?
और कोई डाउट बाकी किसी का? सर ये जो थर्ड वाला है वो हाँ, वापस बताओ ना, थर्ड वाला कौन सा? वापस बता सकते हो सर? थर्ड ये वाला कौन सा? जो जिसमें आप, सर थर्ड थर्ड इसका ही पार्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन। ये वाला? ये वापस का ये पूछा ही नहीं तुमने, मैंने क्या बताया किसको? सर फिर ये ग्राफ किसका बनाया आपने? अरे तो इसका है ना फर्स्ट का, ये वाला। कहाँ ध्यान है ओके तुम्हारा? सर। सर नहीं, मैं वहाँ रिकनेक्ट किया ना सर वापस। कोस स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है ना ये वाला। हाँ सर। तो फर्स्ट में पूछा है ना पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन आ रही है। ये कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना इसमें, ये तो कांस्टेंट है, और ये कोस स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है ना। हाँ सर। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी ऐसा बनेगा, ये वाला फर्स्ट वाला। हाँ ओके सर, थैंक यू। हो गया? और कोई डाउट है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।